वेलकम टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे यूपीएससी में जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से, उन सेशन को हम लेते हुए देखेंगे कि 2018 से लेकर 2024 तक के कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। साथ में इसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। इससे पहले के क्वेश्चन मैं नहीं ला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पहले आप जाएंगे तो थोड़ा ईजी टाइप के क्वेश्चन हैं। ऐसे समझ लो पहले के पेपर जो थे वो थोड़े नॉर्मल होते थे, लेकिन अभी क्या है तो वर्ष 2022 से इसका ट्रेंड जो है वो बदल गया है बिल्कुल ही। इसलिए आप वर्ष 2018-17 क्या देखेंगे, इसलिए बेहद है, मतलब जरूरी है कि आप 2019 से लेके 24 तक के 5 सालों के क्वेश्चंस लगभग कवर कर लीजिए अच्छे से, तो आपका सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप एनालिसिस कर पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कैसे पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़िए। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि मॉडर्न और मिडवल के बजाय विगत 2-3 वर्षों में, यानी कि लगभग 21 से लेके 21, 22, 23, 24 इन 4 सालों में जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री और उसके क्वेश्चंस कम हो गए हैं मिडवल हिस्ट्री के। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का वेटेज जो है वो बढ़ रहा है। यानी आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इसी में जोड़ लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री में, तो इन दोनों सेशंस को मिला के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन जो हैं वो आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्ष 2024 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ डेट पड़ा हुआ है वर्ष 2024। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को किस उपनाम से जाना जाता था। नीचे देखिए दिया भी गया है कि आपको जो सही कूट है उसको चुनना है। तो न्यायपुत्र होगा नहीं। दूसरा दिया गया ऑप्शन शाक्यमुनि सही हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है तथागत, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो 2 और 3 हो जाएंगे। 2 और 3 किस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2024 में ही पूछा गया है। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है जो 2024 में एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। नीचे दिए गए हैं कुछ पुरातात्विक स्थल, देखिए यहाँ दिए गए हैं, उसके राज्य दिए गए हैं, किस राज्य से संबंधित है और उसका विवरण दिया गया है, यानी किस लिए वो फेमस था। पहला दिया गया है चंद्रकेतुगढ़। अब आपको पता होना चाहिए जो चंद्रकेतुगढ़ है वो असल में उड़ीसा में ना होकर बंगाल में है या पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ताम्र प्रसार कालीन स्थल है, तो बिल्कुल सही है दूसरा। तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है मंगलू केरल में पड़ता है, महापाषाणिक स्थल है, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो है सालिगुंडम, ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता। नेक्स्ट दिया गया शैलकृत गुफाओं के लिए फेमस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होंगे केवल 2 और 3 हो जाएंगे। दूसरा और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर 2 और 3 किस में दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है जो 2024 से पूछा गया है एंशिएंट हिस्ट्री से। इसके नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है उपनिषदों में कोई जाति या फिर नीति कथा पैरेबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कई सारी कथा उसमें दी गई हैं। पहला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन दिया गया है उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, तो बिल्कुल सही है। जो उपनिषद थे उनकी रचना जो है वो पुराणों से पहले हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दो दिया गया है देखिए बी में, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है ये जो वर्ष 2024 में पूछा गया है एंशिएंट हिस्ट्री से। निम्नलिखित में से कौन सी नाटकार भास की रचना है, कौन सी पूछ रहा है जो भास की रचना है, तो मध्यम व्यायोग जो हो जाएगी भास की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है ये जो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी में अंत में चीन की यात्रा की थी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। पूछ रहा है उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो वो हो जाएगा सर्वास्थ विनयवाद। ठीक है, सर्वास्थिवाद विनय जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखिए, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे फ्रेंड जो वर्ष 2024 से पूछे गए थे। अब यहाँ पे देखिए अगला डेट आ गया है जो वर्ष 2023 से पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए 2023 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकेल, पूमपुहार और मुरिची किस रूप में सुविख्यात थे। ये सारे दिए गए, ये सभी के सभी बंदरगाह थे, क्या थे, पत्तन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
जो कर कई पूम गुहा और मुरुचि ये सभी के सभी क्या थे फ्रेंड्स, बंदरगाह थे, पत्तन थे। करेक्ट आंसर भी हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। एक प्रथा प्रचलित थी संगम काल में, वो था वट किरुतल। तो वट किरुतल क्या है फ्रेंड्स, जब भी मान लो कोई राजा होता था, युद्ध में जाता था, तो एक शपथ लेता था कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक लड़ूंगा, या फिर राजा के साथ जो सैनिक होते थे वो सभी शपथ लेते थे अपने आप में सम्मान के लिए, ठीक है, कि जब तक जीवित रहूंगा तब तक लड़ूंगा, यानी हार कर नहीं जीऊंगा, ठीक है। तो यह एक प्रकार का शपथ था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करना, ठीक है। यह किससे संबंधित था, वट किरुतल से। किससे संबंधित था, वट किरुतल से, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर आप इसकी व्याख्या देखना चाहें तो थोड़ा सा देख लीजिए। वट किरुतल जो है वो आमरण अनशन करने का एक तमिल अनुष्ठान था। क्या था, आमरण अनशन करने का एक तमिल अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ युग्म दिए गए हैं। एक तरफ साहित्यिक कृति है, दूसरी तरफ रचनाकार दिया गया है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम विल्हड़ दिया गया उसके सामने, तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की थी, ना कि विल्हड़ ने की थी। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, हमीर महाकाव्य, इसकी रचना नयचंद सूरी ने की थी, बिल्कुल सही है। मिलिंद पन्होस की रचना नागार्जुन ने की थी, ये भी सही है। और अगला दिया गया है, नीति वाक्य अमृतम की रचना सोमदेव सूरी ने की थी, ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही हैं। कौन कौन सा सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। नीचे दिया गया है, पूछा गया है, देखो किस प्रकार के क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पेपर देने गए थे, वो मतलब चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसा पूछ लिया पेपर। मतलब कभी भी सोचा नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही हैं। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या है कि जब आप श्योर होंगे तभी इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, गेस मार के नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ है, आप नॉर्मली वैसे भी नहीं दे सकते कि आप जो एलिमेंट्री वाला मेथड था आप पहले यूज़ करते थे उसका यूज नहीं कर सकते। चलिए देखिए, उपयुक्त कथनों में से कितने कथन जो हैं वो सही सुमेलित हैं पूछा गया है। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए 3 सही सुमेलित हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 3 सही सुमेलित किस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में 3 कथन जो हैं इसमें सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, इसकी व्याख्या भी यहाँ पे दी गई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। साहित्यिक कृतियाँ, इधर दिया गया है रचनाकार देवी चंद्रगुप्तम जो है इसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। हमीर महाकाव्य की रचना नयचंद सूरी ने की थी। और अगला दिया गया है मिलिंद पन्हो, इसकी रचना नागसेन यानी कि नागार्जुन ने की थी। नेक्स्ट है नीति वाक्य अमृत, इसकी रचना जो है वो सोमदेव सूरी ने की थी। अतः जो भी ऑप्शन आपने सही टिक किया है वो सही है। नेक्स्ट आइए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कथन दिया गया है लंबा चौड़ा, मतलब एक कथन दिया गया है, इसको पढ़ के आपको बताना है ये किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म की परंपरा से या फिर किस धर्म से संबंधित है। देखिए दिया गया है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। अब ऐसा कथन किस धर्म में दिया गया है, किस धर्म की परंपरा में दिया गया है, तो ऐसा कथन जो है वो जैन धर्म की परंपरा में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म, ठीक है, या फिर जैन परंपरा। नेक्स्ट आइए देखिए, अब इसके यहाँ पे विश्लेषण दिए गए हैं, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने रोक दिया थोड़ी देर के लिए, बाकी कुछ खास है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय इतिहास के संदर्भ में एलेक्जेंडरी, A.H. लंगहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स वर्गेस किस गतिविधि से जुड़े थे। तो ये सभी के सभी क्या थे फ्रेंड्स, पुरातत्वविद या फिर पुरातत्व खनन करता थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया है ऐसे क्वेश्चंस जो 2022 में पूछे गए हैं। एक बात का आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे, 2023 के देखिए तो वहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरह 5 क्वेश्चन 2024 में भी पूछे गए हैं। अब हम लोग 22 में देख रहे हैं कि 22 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक तरफ राजा दिया गया है और दूसरी तरफ राजवंश दिए गए हैं, यानी कि कौन सा राजा जो है किस राजवंश से संबंधित है। यहाँ पे देखिए नानुक पहला दिया गया, नानुक जो है चंदेल वंश से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। जो नानुक भाई साहब हैं वो तो बिल्कुल सही है, जो नानुक भाई साहब हैं वो चंदेल वंश से संबंधित है। अगला देखिए जय शक्ति, जो जय शक्ति है ये भी चंदेल वंश से ही संबंधित है। यहाँ पे दिया गया परमार वंश,
तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो गया। अगला देखते हैं, नागभट्ट द्वितीय, ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है तो बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो भी है हमारा वो भी सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, भोज राष्ट्रकूट वंश दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी चौथा भी हमारा सही नहीं है। जो भोज भाई साहब हैं वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चौथा ऑप्शन है वो भी हमारा गलत हो गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। नीचे दिया गया है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा केवल 2 युग्म सुमेलित है, एक तो पहला सुमेलित है और एक तीसरा वाला, यानी कि ना तो दूसरा सुमेलित है ना तो चौथा। तो 2 ऑप्शन जो है हमारे सुमेलित है, तो इसमें से केवल 2 युग्म सुमेलित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यानी आपको बताना है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति जो है वो दास हो सकता था, तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कौटिल्य ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए दिया गया है, पहला ऑप्शन हम इसको गलत कर देते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, स्त्री दास अपने मालिक के संसद जो पुत्र को जन्म देती है उसे कानूनी तौर पर वह दासता से मुक्त हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पूरा हक मिलता था, यानी कानूनी तौर पर उसे वैधता मिल जाती थी कि वह बेटा जो है वो उसी मालिक का है और उसे कानूनी हक मिलता था। ठीक है, तो इस ये आंसर भी सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा सही है और दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो केवल 2 युग्म सही है, दूसरा और तीसरा। कथन में बताना था आपको कौन से युग्म जो है वो सही है। ठीक है, तो केवल दूसरा और तीसरा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा सही है और तीसरा सही। तो फ्रेंड यहाँ पे 2021 के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, यानी कौन सा जो नगर था वो अपने उन्नत जल संचयन के लिए सुप्रसिद्ध था। अब इतना अगर आप जानते हैं तो वैसे भी इसका आंसर आप मार सकते हैं। ये देखते हैं ऑप्शन में दिया गया धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और रोपड़। तो कालीबंगा नहीं होगा इसका आंसर, राखीगढ़ी भी नहीं होगा और रोपड़ भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धौलावीरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आइए देखते हैं। अगर आप इसकी व्याख्या देखना चाहें तो यहाँ पे दिया गया है, फिलहाल इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी इतनी चीजें पढ़ चुके हैं कि धौलावीरा के बारे में जानते होंगे, कालीबंगा के बारे में जानते होंगे, कहाँ पे हैं कैसे हैं, ये सारी चीजें आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ तक अगर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ झेल के आए हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। यानी गुप्त वंश के पतन के पश्चात, पतन से लेकर और हर्षवर्धन के शासन के उत्थान तक कौन कौन से जो वंश थे उत्तर भारत में सक्रिय थे। तो पहला दिया गया है मगध के गुप्त, तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मालवा के परिवार दूसरा ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। जो मालवा के परिवार है ये सही नहीं है ऑप्शन, तो दूसरा वाला जो है वो हो गया गलत। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन दिया है थानेश्वर के पुष्पभूति, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कन्नौज के मौखरी, तो ये भी सही हो जाएगा। पांचवा ऑप्शन देखिए दिया गया है देवगिरी के यादव, तो ये सही नहीं है, यानी पांचवा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। और छठा ऑप्शन दिया गया है वल्लभी के मैत्रक, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या बताना है, नीचे देखिए दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आप चुनना है, नहीं सही कथन बताने हैं। तो हमें पता है यहाँ पे कौन कौन से कथन है जो सही है। इसमें जो सही कथन दिए गए तो पहला, तीसरा, चौथा और छठवा। पहला, तीसरा, चौथा, छठवा, पहला, तीसरा, चौथा, छठवा, इसमें दिया गया है पहला, तीसरा, चौथा, छठवा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 2021 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ ख्याति के कारण, यानी कि किस कारण से वो विख्यात थे। देखिए दिया गया बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए विख्यात था, तो ये गलत है। जो बुर्ज होम है ये एक प्रकार का स्थान था जो पाषाण काल से संबंधित था और ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस टाइम पे लोगों के पास मंदिर की जानकारी नहीं थी, तो देव मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि लोग मंदिरों के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। आई थिंक चंद्रकेतुगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, गणेश्वर जो है ये ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि 2 और 3 सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 किसमें दिया गया है,
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 और 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, और देखिए आप यहाँ पे इसकी अगर व्याख्या देखना चाहें तो लिखा हुआ है बुर्जोन एक नौपाषाणिक स्थल था जिसको हम पाषाणकालीन स्थल हमने कहा था। ठीक है, बुर्जोन जो है ये कश्मीर का एक नौपाषाणकालीन स्थल था जहां से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही मनुष्य के द्वारा जो आखेट के साक्ष्य वो भी प्राप्त हुए यहाँ से, तो इसलिए पहला युग्म जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखिए ऊपर ऑप्शन दिया गया, इसको आप ध्यान से देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में आपको बताने हैं कौन से कथन जो है वो सही है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी तथा दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मिताक्षरा और जो दाय भाग हैं सिविल विधियों के, उनमें कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बारे में विशेष चीजें नहीं लिखी गई हैं या फिर नहीं बताया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया या फिर गलत हो गया। पहला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था, तो बिल्कुल सही है। जो पुत्र होता था वो अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति के अधिकार पर दावा कर सकता था, जबकि जो दाय भाग व्यवस्था थी उसमें पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र जो होता था वो संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता था। बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अब 3 हम लोग पढ़ते हैं, मिताक्षरा व्यवस्था में किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, यानी जो पुरुष होते थे केवल वही विचार करती थी, तो ये गलत है। जबकि दाय भाग व्यवस्था में किसी परिवार की संपत्ति में पुरुष एवं महिला दोनों संपत्तियों के संबंध में विचार की जाती थी, तो ये भी गलत व्यवस्था है। सॉरी, ये भी ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि तीसरा भी गलत है। ठीक है, और पहला भी गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। सही उत्तर आपको यहाँ पे देखिए बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। सही केवल 2 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2021 का ये तीसरा क्वेश्चन था शायद, कौन सा था? पहला था, सॉरी 2021 का ये चौथा क्वेश्चन था, सॉरी यहाँ देखिए दिया गया है। ठीक है, 2021 में ये चौथा क्वेश्चन था। अभी देखते हैं किस साल के क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। ये है 2021 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद 2020 आ जाता है। 2020 में देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों से प्रायः हुंडी स्वरूप जो हुंडी प्राप्त हुई है उसकी परिभाषा करता है। अब हुंडी क्या था फ्रेंड्स, आपको पता है हुंडी जो होता है आजकल भी चलता है बैंकों में, आप जाएंगे एक तरह का विनिमय पत्र होता है। क्या होता है हुंडी? विनिमय पत्र होता है जिसमें आप कोई संपत्ति रखकर उसके बदले पैसे लेते हैं, जैसे गिरोह रखते हैं कोई चीज, उसी तरह से हुंडी होता है। ठीक है, तो उसको हम विनिमय पत्र बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। यहाँ देखिए सही उत्तर भी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। आप देखना चाहें अगर इसकी व्याख्या तो लिखा हुआ है, हुंडी को विनिमय पत्र या फिर प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता था जिसे व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द निम्नलिखित में से निर्दिष्ट करता है। देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो शब्दावलियां पूछी गई हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत सारी शब्दावलियां पूछी जाती हैं। अभी आप देखेंगे शब्दावलियों की ढेर लगी हुई है। जैसे अभी आपसे पूछा गया हुंडी, हुंडी भी एक शब्दावली है। ठीक है, उस टाइम पे यूज होती थी। इसके अलावा कुल्यवाप, द्रोणवाप, ये भी शब्दावली है। प्राचीन इतिहास काल से जितनी भी शब्दावलियां हैं, चाहे वो संगम काल से होती हैं, आगे आप पढ़ेंगे संगम काल जो पढ़ते हैं उसमें भी मतलब बहुत सारी शब्दावलियां पूछी जाती हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से आप जितनी भी शब्दावलियां उन्हें जरूर याद करके जाएं। बहुत सारे पत्तन होते हैं जो पूछे जाते हैं, नगर होते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया था कुल्यवाप और द्रोणवाप। द्रोणवाप, कुल्यवाप क्या है? ये भूमाप की इकाई है। ये क्या थी? भूमाप की इकाइयां। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। सही उत्तर भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए। उसकी यहाँ पे देखिए व्याख्या भी की गई है, तो व्याख्या आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने रोक दिया थोड़ा सा, मैं नहीं पढ़ता क्योंकि मेरा जो टैबलेट है वो सपोर्ट नहीं करता ज़्यादा MB का डाटा। बहुत तेज डाटा इसमें बढ़ता है जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए अभी ज़्यादा हो जाएगा तो हैंग हो जाएगा। जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया सारा डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एनालिसिस करते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 का सेशन चल रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? क्या परामर्श दिया? ठीक है, कोई राजा था जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से परामर्श दिया। अगर आप इतना ही देखना चाहें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अशोक ने दिया होगा, लेकिन चलिए आगे पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, कुछ चीजें दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, ठीक है, अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह व्यक्ति अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की प्रशंसा करने के लिए दूसरे संप्रदाय की निंदा करते हैं,
ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने भी संप्रदाय को हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसा किसने कहा है, तो अशोक ने अपने शिलालेखों में कहा है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का। देखिए 4 क्वेश्चन 2020 में भी पूछे गए, हो सकता है एक क्वेश्चन और भी हो नीचे। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया, तो हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं, देखिए दिया गया है, और दूसरी तरफ वर्तमान राज्य, यानी कि जो स्थल है वो वर्तमान में किस राज्य में है। पहला ऑप्शन दिया गया है भीलसा, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। जो भीलसा है वो मध्य प्रदेश में है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। द्वार समुद्र जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, आई थिंक कर्नाटक में पड़ता है, तो द्वार समुद्र का ऑप्शन वाला जो है ये गलत हो जाएगा, द्वार समुद्र रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं गिरिनगर। अब गिरी से ही अंदाजा लग सकता है कि ये गुजरात में पड़ेगा। स्थानेश्वर जो है ये उत्तर प्रदेश में ना होकर हरियाणा में पड़ता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, अब आपको बताने थे कौन से सही है, आई थिंक सही बताना है। देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन से युग्म जो है वो सुमेलित है, तो केवल यहाँ पे पहला सुमेलित है और एक तीसरा सुमेलित है। अगर आप कलर से नहीं मैचिंग कर पा रहे हैं तो फिर से हम इसको देख सकते हैं। पहला जो है वो सुमेलित है और यहाँ पे तीसरा सुमेलित है, यानी पहला और तीसरा सुमेलित है। आइए देखते हैं नीचे ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहला तीसरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सही उत्तर भी यहाँ पे देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ दिया गया है। अगर आप इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देखिए देख सकते हैं। भीलसा जो है वो मध्य प्रदेश में दिया गया है, गिरिनगर गुजरात में, और स्थानेश्वर जो है ये यहाँ पे दिया गया हरियाणा की वर्तमान करनाल जो जिला है उसमें पड़ता है। ठीक है, द्वार समुद्र देखिए यहाँ कर्नाटक में पड़ता है, और इस प्रकार इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में पूछा गया था। देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए आप कितने भर भर के क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रेशर डालते हैं पढ़ने के लिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप अगर पढ़ना चाहते हैं कोई हिस्ट्री चाहे तो मेडिवल हिस्ट्री छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए प्री के लिए। लेकिन अगर प्री के लिए पढ़ना चाहते हैं तो जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है उसे लेकर कुछ शब्दावलियाँ एंशिएंट हिस्ट्री के पढ़ लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री के अगर आप शब्दावलियाँ पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर की कुछ बात पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन दिया गया है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में जो नगर घंटाशाला है, कंदूरा है और चौल है, नगर घंटाशाला, कंदूरा और चौल किसके लिए विख्यात थे। तो प्राचीन भारत के संबंध में जो नगर ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें क्या थी, विदेश व्यापार के लिए फेमस बंदरगाह थे, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यानी विदेशी व्यापार के लिए फेमस प्रमुख बंदरगाह थे नगर घंटाशाला, कंदूरा और चौल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 से संबंधित पूछा गया है। 2019 से संबंधित ये क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, आपको बताना है कौन सा एक है जो हड़प्पा स्थल नहीं है। चंदूगढ़ो लिखा हुआ है यहाँ पे, कोट दीजिए, सोगौरा और फैसलपुर, तो इसमें हो जाएगा सोगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है, क्योंकि सोगौरा जो है आई थिंक गुप्तकालीन स्थल है, मौर्यकालीन या गुप्तकालीन स्थल है, जो कि गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस उपहारदार मूर्ति शिल्प में साधारण अगर समझे तो अशोक के नाम में, मतलब ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम राणा अशोक या राजा अशोक लिखा गया है। ठीक है, तो कौन सा है ऐसा, कंगनहल्ली पहला ऑप्शन दिया गया, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कंगनहल्ली में क्या है, राजा का नाम जो है राणा अशोक लिखा गया है या फिर राजा अशोक लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं जिसमें राजा अशोक लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए सांची का दिया गया है, शाहनवाजगढ़ी, सोगौरा, तो इसमें गलत है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। गुप्त काल के दौरान भारत में बालाश्रम, यानी जिसे हम विष्टि बोलते हैं, बालाश्रम को क्या बोलते हैं, विष्टि। देखिए ये भी एक शब्दावली है, मतलब बहुत सारी शब्दावलियां पूछी गई हैं, सारी की सारी शब्दावलियां ही लगभग पूछी गई हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। बालाश्रम के बारे में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अब एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो शब्दावलियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की, मतलब हर साल लगभग पूछे गए, 2 क्वेश्चन शब्दावलियों से पूछे गए, बाकी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे गए। तो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, इसके ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जो जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, तो बिल्कुल सही है, विष्टि जो होता था यही होता था, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2019 के जो क्वेश्चन थे सारे कवर हो चुके हैं, तो हमने कवर कर लिया 2019 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला ईयर मान लो 2019 हो गया, 2020 हो गया, 2021 हो गया, 2022 हो गया, 2023 और 2024, लगभग 6 सालों के प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन देखेंगे पॉलिटी पे या फिर जियोग्राफी
या इन्वायरमेंट या फिर करंट से देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस यानी पिछले 5 सालों में। ठीक है, अब इससे पुराना हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा पुराना देखने से ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको कोई फायदा होने वाला है या आप एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे खत्म हो जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर मी एंड सपोर्ट मी प्लीज़। काफ़ी मेहनत लगती है।